Hello to all of you. My name is Himanshu Misra, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। हम लोग 12th की बायोलॉजी NCERT को पढ़ रहे हैं, जिसका जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका जो पहला टॉपिक है अलैंगिक जनन, उसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो ये लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। ये युग्मक आपस में संयोजित होकर युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो विभाजन करके नए जीव का निर्माण करता है। जो लैंगिक जनन होता है, इसमें विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। उसके बाद में ये दोनों युग्मक आपस में संयोजित होकर या आपस में मिल करके एक युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो फर्दर विभाजन करके एक नए जीव का निर्माण करता है। जो लैंगिक जनन को हम लोग सहजनन, उभय मिश्रण या एम्फीगोनी भी कहते हैं। लैंगिक जनन को हम लोग अदर नाम से भी बोलते हैं, जो इस प्रकार है सहजनन, उभय मिश्रण या एम्फीगोनी। यह जनन अलैंगिक जनन की तुलना में एक जटिल, विस्तृत तथा धीमी प्रक्रिया है। जो लैंगिक जनन है वो बहुत ही जटिल, विस्तृत तथा धीमी प्रक्रिया है। जो अलैंगिक जनन है वो बहुत ही सरल और बहुत कम समय में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है, जबकि जो लैंगिक जनन है उसको पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जो लैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों अथवा आपस में भी समान नहीं होती है। जो लैंगिक जनन के द्वारा जब कोई जीव उत्पन्न होता है, संतति उत्पन्न होती है, वह अपने जनकों या माता पिता से भी आपस में समान नहीं होता है, और ये स्वयं या आपस में भी समान नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं लैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। जो लैंगिक प्रजनन की विशेषताएं हैं वो मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जैसे जनक। अधिकतम जंतुओं एवं पादपों में लैंगिक प्रजनन द्विजनकीय होता है। इसमें दो प्रकार की परिपक्व नर जनक एवं मादा जनक होते हैं। जो लैंगिक जनन होता है इसमें दो जनक भाग लेते हैं, जो एक मेल और एक फीमेल जनक। जबकि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। जबकि जो लैंगिक जनन है इसमें दो जनक भाग लेते हैं, एक फीमेल जनक और एक मेल जनक, जो दो प्रकार के युग्मनज का निर्माण करते हैं। मेल और फीमेल युग्मनज जो आपस में मिल करके एक युग्मक का निर्माण करते हैं, जो या जाइगोट का निर्माण करते हैं। फिर है लैंगिक अंग, सेक्स ऑर्गन। इसमें दो प्रकार के लैंगिक अंग होते हैं, नर लैंगिक अंग या मेल सेक्स ऑर्गन्स एवं मादा लैंगिक अंग, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। जो लैंगिक अंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक नर लैंगिक अंग और एक मादा लैंगिक अंग। फिर है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन होने से ही जीवों में निश्चित गुणसूत्र संख्या बनी रहती है। अर्धसूत्री विभाजन न होने पर कुछ ही पीढ़ियों में ही गुणसूत्रों की संख्या अनियंत्रित ढंग से बढ़ने लगती है, जिससे जीवों में अनियमितताएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसी की वजह से ही जो जीवों में है वो गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। जो अर्धसूत्री विभाजन है इससे ही जीवों में जो निश्चित गुणसूत्रों की संख्या बनी रहती है। अगर यह अर्धसूत्री विभाजन न हो तो कुछ पीढ़ियों में गुणसूत्रों की संख्या अनियंत्रित ढंग से बढ़ने लगती है, जिससे जीवों में अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं।
फिर है युग्मक, गैमेट्स। युग्मक वह लैंगिक कोशिकाएं हैं जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती हैं। यह हमेशा अगुणित होते हैं। नर युग्मक चल होते हैं और जो इन्हें शुक्राणु कहते हैं, जबकि जो मादा युग्मक होता है वो अचल होता है और इसे हम अंडाणु कहते हैं। युग्मक, युग्मक लैंगिक कोशिकाएं हैं। ये लैंगिक प्रजनन में भाग लेती हैं। यह हमेशा हैप्लॉइड, अगुणित ही होते हैं। जो नर युग्मक होता है वो मोटाइल होता है और इसे हम लोग स्पर्मेटोजॉइड कहते हैं। जो मादा युग्मक होता है वो अचल होता है, नॉन मोटाइल, और इसे हम लोग एग्स या ओवा कहते हैं। फिर जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इसमें दो प्रकार के अगुणित युग्मकों का संयोजन होता है। यह क्रिया निषेचन कहलाती है। जो निषेचन प्रक्रिया होती है इसमें जब मेल युग्मक और फीमेल युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। फिर है युग्मनज, जाइगोट का निर्माण। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। यह एक ऐसी कोशिकीय द्विगणित या यूनिसेलुलर डिप्लॉयड संरचना होती है जिसमें बार बार कोशिका विभाजित होने पर एवं विभेदीकरण द्वारा नए प्राणी का उत्पन्न होता है। जो युग्मनज है यह एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना होती है, यूनिसेलुलर डिप्लॉयड संरचना होती है, जिसमें बार बार असूत्री विभाजन होने पर या विभेदीकरण द्वारा एक नया जीव उत्पन्न होता है। फिर है किशोरावस्था। युग्मनज के विकास से उत्पन्न हुए नए प्राणी में युग्मक निर्माण की क्षमता तुरंत विकसित नहीं होती है। इस अप्रजनन अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। जब कोई भी प्राणी युग्मनज से जब कोई भी प्राणी उत्पन्न होता है तो उसमें तुरंत ही युग्मक निर्माण करने की क्षमता नहीं होती है, वो कुछ समय के पश्चात विकसित होती है। तो इस अप्रजनन अवस्था को ही हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। फिर है विभिन्नताएं, वेरिएशन। लैंगिक जनन से नर व मादा युग्मकों के संलयन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जिससे संतति में लाभदायक लक्षण भी आते हैं। जो विभिन्नताएं जो हैं, जब लैंगिक जनन से नर व मादा युग्मकों में संलयन से जब मेल और फीमेल युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो उससे विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं जिससे जो जीव उत्पन्न होता है उसमें कुछ लाभदायक लक्षण भी आते हैं। फिर है जीवन चक्र की अवस्थाएं, फेज इन लाइफ साइकिल। प्रजनन के संबंध में प्राणियों की जीवन चक्र में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था व जीर्णावस्था। जीवन चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्णावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था यह किसी प्राणी के जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन काल है। इस काल में प्राणी में तीव्रता से वृद्धि होती है और किसी प्राणी के समस्त स्रोत वृद्धि एवं विकास में उपयोग हो जाते हैं। जो किशोरावस्था है यह प्रजनन के पूर्व, प्रजनन अवस्था से पूर्व की जो अवस्था होती है उसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में जो मेल और फीमेल है वो युग्मनज उत्पन्न करने की क्षमता से लेस होते हैं। फिर है प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्शन फेज। जो प्रजनन अवस्था है यह प्राणी के जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें प्राणी प्रजनन क्षमता विकसित कर लेता है। प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को यौवनारंभ कहा जाता है। इस काल में लैंगिक अंगों का विकास एवं परिपक्वता होती है। पुष्पधारी पादपों में यह अवस्था पुष्पों के उत्पन्न होने से प्रारंभ होती है। किशोरावस्था के बाद जो है वो प्रजनन अवस्था आती है और इस अवस्था में जो जनक होता है मेल और फीमेल वो युग्मनज उत्पन्न करने की क्षमता में विकसित हो जाता है। और जो प्रजनन अवस्था का जो प्रारंभिक काल होता है उसे हम लोग यौवनारंभ कहते हैं।
इस काल में लैंगिक अंगों का विकास भी होता है और परिपक्वता भी आती है। जो पुष्प पादप होते हैं उसमें पुष्प जब आने लगते होते हैं तो उस अवस्था को हम लोग प्रजनन अवस्था कहते हैं पादपों में। लैंगिक दृष्टि से दो प्रकार के पुष्पधारी पादप होते हैं, मोनोकार्पिक एवं पॉलीकार्पिक। जो लैंगिक दृष्टि के अनुसार जो पुष्पधारी पादप होते हैं वो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं। पुष्प धारण करने के पश्चात यह फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ, चावल, मेरीगोल्ड, मूली, गाजर आदि। जो मोनोकार्पिक होते हैं वो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं और पुष्प धारण करने के पश्चात यह फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और जो मोनोकार्पिक अवस्था होती है वो गेहूँ, चावल, मेरीगोल्ड, मूली, गाजर आदि में पाई जाती है। और कुछ मोनोकार्पिक जो होते हैं वो बहुवर्षीय पौधे भी मोनोकार्पिक होते हैं, जैसे कुछ बांस की प्रजातियां होती हैं। जो बहुवर्षीय मोनोकार्पिक होते हैं उसमें एक नील कुरेंजी पादप 12 वर्ष में एक बार फूल उत्पन्न करता है। जो नील कुरेंजी पादप होता है वो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही फूल उत्पन्न करता है। और जो अंतिम बार इसमें पुष्प धारण सितंबर-अक्टूबर 2006 में हुआ था। और ये नील कुरेंजी पादप जो पुष्प धारण सितंबर-अक्टूबर 2006 में हुआ था, ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। फिर है पॉलीकार्पिक। ये बहुवर्षीय पादप हैं जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। उदाहरण आम, सेब, अंगूर, संतरा आदि। जो पॉलीकार्पिक होते हैं ये बहुवर्षीय पादप हैं जो विकसित होने पर प्रत्येक वर्ष और एक विशिष्ट, एक उचित मौसम में ही पुष्प धारण करते हैं। जो उस पादप के अनुसार विशिष्ट मौसम होता है उसी मौसम में वो लोग पुष्प धारण करते हैं। उदाहरण के लिए आम, सेब, अंगूर, संतरा आदि। फिर है जंतु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग। प्रजनन काल के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं, मौसमी और सतत। जो प्रजनन काल के आधार पर, प्रजनन समय के आधार पर जो जंतु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मौसमी सेसनल और कॉन्टिन्यूअस प्रजनक। मौसमी प्रजनक वर्ष के एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं। उदाहरण मेढक, छिपकली, अधिकतम पक्षी और हिरण आदि। जो मौसमी प्रजनक होते हैं वो वर्ष के एक निश्चित काल में एक उचित समय जो उस जंतु के अनुसार उचित समय होता है उसी में ही वो प्रजनन करते हैं। जो सतत प्रजनक कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स में उनकी लैंगिक परिपक्वता के काल में किसी भी वक्त प्रजनन प्रक्रिया होती रहती है। उदाहरण दुधारू पशु, मुर्गियाँ, चूहे, खरगोश आदि। जो सतत प्रजनक होते हैं वो अपनी लैंगिक परिपक्वता के काल में किसी भी वक्त प्रजनन प्रक्रिया करते रहते हैं। और इसके जो उदाहरण हैं दुधारू पशु, मुर्गियाँ, चूहे, खरगोश एक्सेट्रा। अपरायुक्त स्तनधारियों में मादाएं अंडाशय की सक्रियता, सहायक नलिकाओं एवं हार्मोनों में अपनी प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन दर्शाती हैं। ये परिवर्तन चक्र दो प्रकार के होते हैं। जो अपरायुक्त स्तनधारी प्लेसेंटल एनिमल्स की जो मादाएं होती हैं वो अंडाशय की सक्रियता, सहायक नलिकाएं, एक्सेसरी डक्ट एवं हार्मोन्स में अपनी प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन दर्शाती रहती हैं। और ये जो चक्रीय परिवर्तन होता है ये दो प्रकार का होता है। ऋतुस्राव या रजचक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ऋतुस्राव या रजचक्र
यह चक्रीय परिवर्तनों का क्रम है जो रजोदर्शन से लेकर के रजोनिवृत्ति तक मादा प्राइमेट्स, बंदर, लंगूर एवं मनुष्य के अंडाशय प्रजनन मार्ग व हार्मोन्स स्त्रावण में होते हैं। इसमें प्रजनन मार्ग का अंतः स्तर नियमित निकलता रहता है जो मेंस्ट्रुएशन के रूप में कुछ रक्त के साथ निकलता है। चक्र की लयबद्धता प्रत्येक महीने में होती रहती है। फिर है मधचक्र। यह अप्राइमेट स्तनधारी मादाओं, नॉन प्राइमेट मैमेलियन फीमेल के अंडाशयों, प्रजनन मार्ग एवं हार्मोनों में होने वाली चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला है। उदाहरण: गाय, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, चूहा, चीता एक्सेट्रा। इस चक्र के दौरान एक ओएस्ट्रस काल, पीरियड ऑफ ओएस्ट्रस होता है, जब मादा में रक्त में एस्ट्रोजन का स्त्रावण अत्यधिक बढ़ जाता है और इसके कारण इसमें संभोग की तीव्र इच्छा विकसित होती है। जो मधचक्र है यह अप्राइमेट्स स्तनधारियों में होता है और इस प्रक्रिया में जो मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्त्रावण अधिक हो जाता है, जिसके कारण से इसमें संभोग करने की तीव्र इच्छा विकसित होती है। फिर है जीर्ण अवस्था। जीर्ण अवस्था यह प्रजननोपरांत काल, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जिसमें प्राणी के शरीर की कार्यकी एवं संरचना का पतन होता है और प्राकृतिक मृत्यु का संयोग समय के साथ बढ़ने लगता है। शरीर के सभी देह अंगों की व ऊतकों, उदाहरण वृक्क, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, नेत्र, रक्त आयतन, पेशी की क्षमता घट जाती है। रोगी उत्पत्ति एवं अनियमितताओं का विकास बढ़ने लगता है और इससे प्राणी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। जीर्ण अवस्था जो होती है वो प्रजननोपरांत जो काल होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद जो अवस्था आती है उसे हम जीर्ण अवस्था कहते हैं। और जीर्ण अवस्था में जो समय के साथ बढ़ने लगता है और शरीर के सभी देह अंग जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे वृक्क हो कमज़ोर हो जाएगा, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, नेत्र, ये सब बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे। और जो जीर्ण अवस्था है इसमें जो जीव होता है उसमें रोग भी उत्पन्न होने लगते हैं और अनियमितताएं बढ़ने लगती हैं, जिससे जो प्राणी है वो मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर है लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। लैंगिक जनन करने वाले जीव परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक जनन की श्रृंखलाबद्ध घटनाओं को 3 अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको प्रदर्शित करते हैं, जो इस प्रकार से हैं: निषेचन पूर्व, निषेचन, फिर निषेचन के पश्चात। निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें मुख्य 2 घटनाएं होती हैं: युग्मक जनन एवं युग्मक स्थानांतरण। निषेचन पूर्व घटनाएं जो होती है इसमें युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण होता है। युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, युग्मकों के निर्माण एवं विभेदन, डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक का जब निर्माण होता है और इसके निर्माण होने की प्रक्रिया को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन द्वारा गुणन करने वाले निम्न श्रेणी के जीवों में जैसे सरल, शैवाल, युग्मक संरचनात्मक या कार्यात्मक रूप से समान होते हैं। इन्हें समयुग्मकी कहा जाता है। उदाहरण: यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा में युग्मक संरचनात्मक और कार्यात्मक तौर पर समान होते हैं। जो
समयुग्मकी होते हैं। इसमें संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से समान होते हैं, जबकि जो असमयुग्मक होते हैं वो संरचनात्मक तौर पर तो समान होते हैं परंतु कार्य के स्तर पर भिन्न होते हैं, और ऐसा हम लोग यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगायरा में देखते हैं। और इन्हें हम असम युग्मक कहते हैं। अधिकतर जीव जो लैंगिक प्रजनन द्वारा गुणित होते हैं उनमें 2 प्रकार के बाह्य रूप में अंतर वाले युग्मक पाए जाते हैं। अधिकतर जीव जो लैंगिक प्रजनन द्वारा गुणित होते हैं उनमें 2 प्रकार के बाह्य रूप में अंतर वाले युग्मक पाए जाते हैं। इसे मादा अंडा या अंडाणु ओवम एवं नर शुक्राणु। इन विभिन्न बाह्य रूप वाले युग्मकों को विषम युग्मक कहा जाता है। उदाहरण फ्यूकस एक भूरी शैवाल एवं मानव जो होता है वो विषम युग्मक होता है। नर युग्मक गमनशील होते हैं। साधारणतः इनमें 1 या 2 कशाभिकाएँ या फ्लैजिला होती है जो इसे मादा युग्मक तक गमन करने में सहायता करती हैं। जो नर युग्मक होता है वो मोटाइल होता है और जो फीमेल युग्मक होता है वो नॉन मोटाइल होता है। जो नर युग्मक होता है उसमें 1 या 2 फ्लैजिला होते हैं जो इसको मादा युग्मक तक पहुंचने में मदद करते हैं। फिर है जीवों में लैंगिकता। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। निम्न श्रेणी के लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में कार्यात्मक युग्मक एक ही जनक द्वारा बनते हैं। इन युग्मकों में किसी प्रकार की बाह्य संरचना एवं कार्य की भिन्नता नहीं होती है। इन जीवों को समथैलिक या होमोथैलिक कहा जाता है। उच्च श्रेणी के जीवों में जनन अंगों का विकास होता है तथा नर एवं मादा में विभेदीकृत होते हैं। अधिकांश पुष्पी पौधों में दोनों प्रकार के जनन अंग पुंकेसर एवं स्त्री केसर एक ही पुष्प में होते हैं। इनको उभयलिंगी या द्विलिंगी कहा जाता है। जो निम्न श्रेणी के लैंगिक जीव प्रजनन करने वाले जीव होते हैं उसमें कार्यात्मक युग्मक एक ही जनक द्वारा बनते हैं। इन युग्मकों में किसी प्रकार की बाह्य संरचना कार्य की विभिन्नता नहीं होती है। ये जो युग्मक होते हैं वो समान होते हैं और इसे हम लोग समथैलिक कहते हैं। जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं उसमें जनन अंगों का विकास होता था, नर एवं मादा युग्मक में विभेदीकृत होते हैं। जो अधिकांश पुष्पी पौधे होते हैं उसमें जो जनन अंग होते हैं वो पुंकेसर या स्त्री केसर वो एक ही पुष्प पे होते हैं। इनको और हम लोग उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं। जो कुछ पुष्पधारी पादप होते हैं या जो नर पुष्प या मादा पुष्प या जायांगी पुष्प होते हैं, अतः इन्हें एक लिंगाश्रयी या विषम थैलिक पादप कहा जाता है। और ये कुकरबिट, नारियल एवं मक्का में दोनों प्रकार के पुष्प एक ही पादप पर उत्पन्न होते हैं। उन्हें द्विलिंगी पादप कहा जाता है। जो कुकरबिट होते हैं, नारियल एवं मक्का, उसमें दोनों प्रकार के जो पुष्प होते हैं वो एक ही पादप पे होते हैं। ये अलग अलग पादप पे नहीं होते हैं, एक ही पादप पे होते हैं। मेल और फीमेल पुष्प एक ही पादप पे होते हैं और इन्हें हम लोग द्विलिंगी पादप कहते हैं। फिर है कारा। कारा एक शैवाल है जिसमें दोनों नर एंथ्रेडियम एवं मादा ऊगोनिया जननांग एक ही पादप पर पाए जाते हैं। सभी उच्च श्रेणी के प्राणी एक लिंगी होते हैं। इनमें नर एवं मादा प्राणी अलग अलग होते हैं, परंतु कुछ निम्न श्रेणी जानवरों में एक ही जीव में दोनों जननांग नर एवं मादा जननांग एक ही में उपस्थित होते हैं। इन जीवों को उभयलिंगी या द्विलिंगी कहा जाता है। जिस जीव में दोनों जननांग नर और मादा जननांग एक ही जीव में उपस्थित हो तो उसे हम लोग उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। इसका जो उदाहरण है वो फीताकृमि, टेपवर्म और केचुआ अर्थवर्म। फिर युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन।
युग्मकों का उत्पादन करने वाली कोशिकाएं चाहे अगुणित हों अथवा द्विगुणित हों, युग्मक हमेशा अगुणित ही होता है। जो युग्मक निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं वो चाहे अगुणित हों या द्विगुणित, लेकिन जब युग्मक बनेगा वो हमेशा हैप्लॉइड ही होगा। इन युग्मकों के संलयन से हमेशा द्विगुणित रचना युग्मनज ही बनती है। चाहे युग्मनज के विकसित होने पर अगुणित जीव उत्पन्न हो अथवा द्विगुणित प्राणी उत्पन्न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जीव जो हैं वो अर्धसूत्री विभाजन से ही बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के विभिन्न स्तरों पर घटित होने के आधार पर यह अर्धसूत्री विभाजन 3 प्रकार का होता है। अर्धसूत्री विभाजन के विभिन्न स्तरों पर घटित होने के आधार पर ही यह अर्धसूत्री विभाजन 3 प्रकार का होता है। युग्म नजीय अर्धसूत्री विभाजन, जाइगोटिक मियोसिस। युग्म नजीय अर्धसूत्री विभाजन, जाइगोटिक मियोसिस। यह अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज के विकास के दौरान होता है। इसमें युग्मनज या जाइगोट मियोसाइट की तरह कार्य करता है। इसमें एक अगुणित जीव उत्पन्न होता है, उदाहरण यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास। इसमें युग्मक विभेदन के दौरान केवल समसूत्री विभाजन होता है। जो युग्मजीय अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें युग्मनज मियोसाइट की तरह कार्य करता है। इसमें एक अगुणित जीव उत्पन्न होता है, उदाहरण यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास। फिर है बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन। अधिकतर पादपों में इसी प्रकार का विभाजन होता है। जो ज़्यादातर पादपों में जो विभाजन देखा जाता है वो इसी प्रकार का बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन ही देखा जाता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन बीजाणु कोश के भीतर होता है। इसमें जो ये अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया घटित होती है वे बीजाणु कोश के अंदर होती है। बीजधारी पादपों में बीजाणु कोश 2 प्रकार के होते हैं। जो बीजधारी पादप होते हैं उसमें बीजाणु कोश 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु बीजाणु कोश और गुरु बीजाणु कोश। इन बीजाणु कोशों में मियोसाइट्स उत्पन्न होते हैं जिनके अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु हैप्लॉइड स्पोर्स उत्पन्न होते हैं। इन बीजाणुओं के अंकुरण से अगुणित संरचनाएं बनती हैं जिन्हें युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट कहा जाता है। इसमें युग्मक निर्माण केवल समसूत्री विभाजन से होता है। फिर है युग्मक अर्धसूत्री विभाजन। यह विभाजन जंतुओं में होता है। जंतुओं की देह एवं जननांग द्विगुणित होते हैं। जो जंतुओं की देह होती है और जननांग द्विगुणित होते हैं। युग्मक उत्पन्न करने वाली जनन कोशिकाएं जर्मिनल सेल्स भी द्विगुणित होती हैं, जो मियोसाइट्स की तरह कार्य करते हुए अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक हैप्लॉइड गैमेट उत्पन्न करती हैं। जो युग्मक अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जंतुओं में होता है, और जो जंतुओं का शरीर और जननांग होता है वो भी द्विगुणित होता है। और युग्मक उत्पन्न करने वाली जो जनन कोशिकाएं होती हैं जर्मल सेल्स वो भी द्विगुणित होती हैं, और जो मियोसाइट्स की तरह कार्य करते हुए अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक हैप्लॉइड गैमेट उत्पन्न करते हैं। फिर युग्मक स्थानांतरण। गैमेट ट्रांसफर। युग्मक निर्माण के पश्चात नर एवं मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। जलीय जीव अपने युग्मकों को जल में छोड़ देते हैं। जो युग्मक निर्माण की क्रिया पूर्ण होने के पश्चात नर एवं मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। जो जलीय जीव होते हैं वो अपने युग्मकों को जल में छोड़ते हैं। समयुग्मकों में दोनों ही युग्मक गमनशील होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो समयुग्मक होते हैं उसमें जो दोनों युग्मक होते हैं मेल एवं फीमेल युग्मक वो दोनों ही गतिशील होते हैं, जो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। और जो विषम युग्मक होते हैं वो उसके युग्मक अगतिशील होते हैं एवं स्थिर होते हैं, जिन्हें हम मादा युग्मक कहा जाता है। और जो गतिशील होता है उसे हम
जो नर युग्मक कहते हैं, और जो स्थिर होता है उसे हम मादा युग्मक कहते हैं। पुष्पधारी पादपों में नर युग्मक पराग कणों में उपस्थित होते हैं और इनकी संख्या अधिक होती है, और मादा की वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जो पुष्पधारी पादप होते हैं उसमें नर युग्मक या परागकण पोलन ग्रेन्स में उपस्थित होते हैं और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, और ये मादा की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। पराग कणों के पुष्प के मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर गिरने की प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। जो ये परागकण होते हैं, इन्हें जो मादा जननांग होता है वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। परागकण के पश्चात निषेचन प्रक्रिया होती है। यह जो परागण हो जाता है तो उसके पश्चात जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, स्वपरागण एवं परपरागण। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। उदाहरण मटर और गेहूँ। जो स्वपरागण होता है उसमें जो मेल और फीमेल पुष्प होते हैं वो उसी पौधे एक ही पौधे पर होते हैं और उसी पुष्प के जो परागकण होते हैं और उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के जो स्टिग्मा होता है उस पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है वो मटर और गेहूं में देखी जाती है। पर परागण में जो द्विलिंगी व एकलिंगी दोनों पुष्पों में होता है। जो पर परागण होता है उसमें द्विलिंगी व एकलिंगी दोनों पुष्प में होता है। परागकण एक दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर वायु, जल या कीटों की सहायता से ले जाए जाते हैं। जो पर परागण होता है वो वायु या जल या कीटों की सहायता से संपन्न होता है। परागकण स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित होने पर पराग नली पोलन ट्यूब विकसित कर लेते हैं। यह पराग नली नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाती है। जो परागकण होते हैं वो स्टिग्मा पर पहुंचने के पश्चात उसके ऊपर अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होने के पश्चात ये पोलन ट्यूब का विकास करते हैं और यह जो पोलन ट्यूब होती है इसी की सहायता से जो नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक तक पहुंचता है। फिर है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज जाइगोट बनने की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं या आपस में मिलते हैं तो एक जाइगोट का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। इसे युग्मक संलयन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग युग्मक संलयन भी कहते हैं क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन होता है और युग्मक संलयन होने पर द्विगुणित युग्मनज उत्पन्न होता है। फिर निषेचन होने के स्थान के अनुसार निषेचन दो प्रकार का होता है। जो निषेचन की प्रक्रिया है इसके संपन्न होने के स्थान के अनुसार हम इसको दो प्रकार से विभाजित करते हैं, जैसे बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इस प्रकार का निषेचन अथवा युग्मक संलयन प्राणी के शरीर से बाहर होता है। जो बाह्य निषेचन होता है वो जो जनक होता है जो उसके शरीर से बाहर होता है। यह मुख्यतः जलीय माध्यम में होता है। जो बाह्य निषेचन होता है ये ज़्यादातर जलीय माध्यम में ही संपन्न होता है। ये उभयचर, मेढक, उभयचर, अधिकांश शैवाल और कुछ कवकों में भी होता है एवं बहुत सारे कशेरुकियों
में भी होता है। इस प्रकार का निषेचन साधारणतः देखने को मिलता रहता है। इस प्रकार का निषेचन करने वाले सभी जीव बाह्य माध्यमी युग्मकों को छोड़ते हैं। जो बाह्य निषेचन होता है, इस प्रकार का निषेचन करने वाले जो जीव होते हैं वो अपने जो युग्मक होते हैं वो बाह्य माध्यम जैसे जल में छोड़ते हैं, जहाँ पे मेल और फीमेल युग्मक आपस में मिल करके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को संपूर्ण करते हैं। फिर है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार का निषेचन अथवा युग्मक संलयन प्राणी के शरीर के भीतर होता है। यह निषेचन साधारणतया सभी स्थलीय जीवों, कुछ जलीय जीवों और कुछ अर्धजलीय जीवों में भी पाया जाता है। जो आंतरिक निषेचन होता है वो निषेचन प्रक्रिया या युग्मक संलयन प्राणी के शरीर के भीतर ही संपूर्ण होती है। और जो ये आंतरिक निषेचन होता है ये जो साधारणतः स्थलीय जीव होते हैं और कुछ जलीय जीवों में भी पाया जाता है। इसके जो उदाहरण है वो है कवक, रेंगने वाले जीव सरीसृप, शार्क, कुछ ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स, आवृत बीजी एवं अनावृत बीजी। इस प्रक्रिया में मादा युग्मक या ओवा मादा के शरीर के भीतर ही रहते हैं क्योंकि वो स्थिर होते हैं, और नर युग्मक या शुक्राणु मादा के शरीर में पहुंचता है क्योंकि ये मोटाइल होता है और इसे निषेचित करता है। इस सभी प्राणियों एवं बीज रहित भ्रूण युक्त पादपों में नर युग्मक गमनशील होता है और मादा युग्मक जो होता है उस तक पहुंचने के लिए वो गति करता रहता है तथा उसे निषेचित करता है। बीज युक्त पादपों में नर युग्मक अगमनशील होता है। जो बीज युक्त पादप होते हैं उसमें जो नर युग्मक होता है वो अगमनशील होता है और परागनली पोलन ट्यूब के विकसित होने पर ही यह नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है। फिर अनिषेक जनन। जो अनिषेक जनन होता है वो कुछ जीवों में जैसे मधुमक्खी, छिपकली तथा कुछ पक्षियों में बगैर युग्मक संलयन के नए जीव विकसित हो जाते हैं। जब युग्मक संलयन न हो और उसके बावजूद नए जीव विकसित हो जाएं तो इस प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन को जो है चार्ल्स बोनेट ने 1745 में एफिड्स में सर्वप्रथम देखा था। जो अनिषेक जनन है इसको चार्ल्स बोनेट नामक साइंटिस्ट ने 1745 में एफिड्स में सर्वप्रथम देखा था। अनिषेक जनन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक अनिषेक जनन और कृत्रिम अनिषेक जनन। जो आंतरिक कारणों से होता है, जो प्राकृतिक अनिषेक जनन होता है वो आंतरिक कारणों से होता है और ये मधुमक्खियों में देखा जाता है। और जो कृत्रिम अनिषेक जनन होता है भौतिक व रासायनिक कारकों से उत्पन्न होता है। निषेचन के पश्चात की घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। लैंगिक जनन में निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं को निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। जो लैंगिक जनन होता है इसमें जो निषेचन के पश्चात जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उस हम घटनाओं को पश्च घटनाएं कहते हैं, जिसमें हम युग्मनज या जाइगोट का निर्माण एवं भ्रूण विकसित होता है। जो युग्मनज जाइगोट लैंगिक प्रजनन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। जो युग्मनज होता है वो नई पीढ़ी की जो है वो प्रथम कोशिका होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में यह क्रिया बाह्य जलीय माध्यम में होती है, जबकि जो आंतरिक निषेचन क्रिया करने वाले जीवों में यह युग्मनज मादा शरीर के भीतर ही बनता है। जो जाइगोट है ये जो बाह्य निषेचन करने वाले जीव होते हैं जैसे जलीय जीव, इसमें ये बाह्य जलीय माध्यम में संपन्न होती है। और जो जाइगोट बनने की प्रक्रिया जो आंतरिक निषेचन करने वाले जीव होते हैं वो जो उसमें जो मादा जीव होता है उसके शरीर में संपन्न होती है। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीवों के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें जीवों की निरंतरता सुनिश्चित होती है। प्रत्येक लैंगिक जनन करने वाले जीव का प्रारंभ एकल कोशिका या जाइगोट के रूप में होता है। जो भी जीव उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया
प्रारंभ होती है वो एक एकल कोशिका या एक कोशिका से स्टार्ट होती है और इस कोशिका को हम लोग जाइगोट कहते हैं। फिर है भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस में युग्मनज में लगातार बार बार समसूत्री विभाजन होता रहता है। जो युग्मनज है इसमें लगातार बार बार समसूत्री विभाजन होते रहने से जो है भ्रूण का विकास होता है। ये विभाजन भ्रूण के विकास में सहायक होते हैं। भ्रूण की कोशिकाएं विभेदित होकर विशिष्ट आकार, शेप, साइज एवं कार्य क्षमता ग्रहण करती हैं। यह कोशिका विभाजन विशिष्ट स्थानों पर होता है जिससे विभिन्न ऊतक, फिर अंग एवं अंग तंत्र उत्पन्न होते हैं। इस कोशिका विभाजन से ही जीवों में जो है वो ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, फिर अंग से अंग तंत्र बनते हैं। विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं के विकास को मॉर्फोजेनेसिस कहा जाता है। जब शरीर के विभिन्न आंतरिक और जो बाह्य संरचनाएं विकसित होती हैं उस प्रक्रिया को हम लोग मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। फिर भ्रूण विकास एवं भ्रूण उत्पत्ति के स्थान के आधार पर प्राणियों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जो भ्रूण विकास और भ्रूण उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसके स्थान के आधार पर जो है प्राणियों को हम लोग 2 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। अंडप्रजक और सजीव प्रजक। अंडप्रजक जीवों द्वारा बाह्य वातावरण में निषेचित अंडे दिए जाते हैं जो कठोर कैल्शियम युक्त आवरण से ढके रहते हैं। ये निषेचित अंडे निश्चित अवधि के पश्चात नए शिशु को जन्म देते हैं, जैसे मेढक, पक्षी और छिपकली। जो अंडे देने वाले जीव होते हैं उसे हम अंडप्रजक कहते हैं। ये जो फिगर है इसमें युग्मकों के संलयन से नया जीव बनने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। ये जो 2 युग्मक हैं ये आपस में मिल रहे हैं, आपस में मिलने के बाद युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज के बाद नया जीव उत्पन्न होता है। और ये जो फिगर है इसमें जो है पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया है। पॉलिनेशन। ये जो है इस फिगर में युग्मक की जो टाइप्स ऑफ युग्मक जो है उसको बारे में बताया गया है। ये जो है ये समयुग्मक है। ये जो है क्लेडोफोरा जो एक शैवाल है उसमें पाया जाता है। ये जो है ये विषम युग्मक है और ये जो है फ्यूकस जो एक शैवाल है उसमें पाया जाता है। और ये जो है वो मनुष्य के युग्मक हैं। ये जो है वो ये फीमेल युग्मक और ये जो है ये मेल युग्मक। अंडाणु और ये शुक्राणु। सजीव प्रजक जीव। जो सजीव प्रजक जीव में मादा के शरीर में युग्मक विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है तथा निश्चित अवधि के पश्चात नए शिशु को जन्म देता है। जो सजीव प्रजक होता है उसमें जो युग्मनज विकसित होता है, युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, वो एक निश्चित अवधि के पश्चात नए शिशु को जन्म देते हैं। और इस प्रक्रिया ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये मादा के शरीर में संपन्न होती है। पुष्पधारी पादपों में भ्रूण युग्मनज से विकसित होता है। भ्रूण के विकास के लिए भोजन विशिष्ट ऊतक भ्रूणपोष से आता है।
जो पुष्पधारी पादप होते हैं उसमें भ्रूण का विकास युग्मनज से विकसित होता है। भ्रूण के विकास के लिए जो भोजन उपलब्ध होता है वो विशिष्ट ऊतक भ्रूणपोष एंडोस्पर्म से प्राप्त होता है। इस प्रकार के निषेचित बीजांड परिपक्व होकर जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। जो इस प्रकार से निषेचित बीजांड होते हैं वो परिपक्व होकर एक नए बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। जो अंडाशय ओवेरी में बीजांड की संख्या के बराबर ही बीजों की संख्या होती है। इसी दौरान फल के विकास के लिए अंडाशय भित्ति की वृद्धि होने लगती है और जिसे पेरिकार्प या फल भित्ति कहते हैं। बीज युक्त परिपक्व अंडाशय को हम लोग फल कहते हैं। फल के विकास में बाह्यदल, पंखुड़ियाँ और पुंकेसर जो फल का विकास होता है इसमें सेपल्स, पेटल्स एवं स्टेमन और स्टिग्मा ये सभी झड़ जाते हैं। फल के विकास के समय सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और स्टिग्मा ये सभी झड़ जाते हैं। जो फल भित्ति होती है इसका कार्य होता है फल को सुरक्षित रखना या फल की सुरक्षा करना। ये जो फिगर है इसमें विभिन्न प्रकार के फलों की फल भित्ति को दर्शाया गया है। ये मटर में ये खीरा हो गया, आज हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अगली वीडियो में सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।